साथियों, आप सभी को परीक्षाओं में परेशान करने वाला सबसे जो लोगों को टफ सब्जेक्ट लगता है वह है संस्कृत। तो उसको लेकर हम एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते थे हमने उनको रखा है। और वे सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में एक बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड और ऐसे क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनको लेकर हमने ये मॉडल पेपर एक तैयार किया है। उम्मीद है ये मॉडल पेपर आपको एक अच्छी पॉजिटिविटी दे, आपको संस्कृत की तैयारी में मदद करे और संस्कृत से रिलेटेड जो भी A to Z आपकी क्वेरीज है वो आप हम यहाँ पर चैनल पर पूछ सकते हैं। तो एक संस्कृत का मॉडल पेपर हमने तैयार किया है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। इट्स योर टर्न से आप प्रथम सेमेस्टर के 2021 जो बैच की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़े रहें। हम सभी विषयों के मॉडल पेपर, परीक्षा की दृष्टि से जो विशेष क्वेश्चन की श्रृंखला हो सकती है, इन सबको आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साथ में आज हम अपना मॉडल पेपर। तो DLED प्रथम सेमेस्टर संस्कृत का मॉडल पेपर सबसे पहले शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। अगर आपको आता है आप अपने आंसर्स को चेक जरूर करेंगे। सबसे पहला है उत्तरोष्ठ कहते हैं। तो उत्तरोष्ठ हम किसे कहते हैं? तो आपको नाम से ही पता लग रहा होगा उत्तरोष्ठ, यानी अगर हम इसको संधि करें तो उसका बनेगा उत्तर प्लस ओष्ठ। तो उत्तरोष्ठ हम किसे कहते हैं? तो देखिए हम ऑप्शंस को एक बार अगर देखें तो पहला है नीचे के होंठ को, ऊपर के होंठ को या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तरोष्ठ का संधि विच्छेद है वह है उत्तर प्लस ओष्ठ। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नीचे का होंठ। तो उत्तर है जो ओष्ठ है ना, नीचे का जो हमारा होंठ है उसे उत्तरोष्ठ कहा जाएगा। आगे आते हैं उकारांत पुल्लिंग क्या है। तो देखिए ये जो आपको बहुत परेशान करने वाला शब्द है वो ये है, आपका अकारांत होता है, उसके बाद आपका आकारांत आता है, बड़े आकार का आकारांत, फिर उकारांत, फिर उकारांत, इकारांत, ईकारांत, इस तरीके से। तो आपको समझना क्या है, जो भी आपको दिया होगा उकारांत, तो उकारांत में शुरू में छोटा ऊ है, यानी ऐसे शब्द जिनमें छोटे ऊ की मात्रा उपस्थित होगी वे सभी उकारांत होंगे। तो ठीक है, सभी में ऊ की मात्रा उपस्थित है, तो यानी सभी ये उकारांत के होंगे। लेकिन उसने कहा उकारांत का भी पुल्लिंग होना चाहिए। तो जो देखिए मधु शब्द है, अणु शब्द है, विष्णु, भानु, तो इसमें जो उकारांत के आपके पुल्लिंग के शब्द हैं वो भानु के बनेंगे। यानी आप ध्यान रखेंगे उकारांत पुल्लिंग शब्द आपका भानु है, मधु स्त्रीलिंग हो गया, अणु ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, और विष्णु को छोड़कर हमारा भानु उकारांत पुल्लिंग रहेगा। अगर आपका आता है इकारांत तो आप उसमें ई की मात्रा ढूंढेंगे, जो इकारांत। अब पुल्लिंग पूछा तो पुल्लिंग, स्त्री पूछा तो स्त्रीलिंग। इकारांत पूछा जाए तो बड़ी ई की मात्रा उसमें जरूर होगी। आगे हम बात करते हैं चोर्यति में धातु क्या है। तो देखिए चोर्यति जो आपका शब्द बनेगा इसमें धातु क्या है जिससे ये शब्द बना है। तो चोर्यति आप ध्यान रखिएगा, आपका चोर धातु, चुर धातु, चौर्य धातु, ये यहाँ पर गैप नहीं है, चौर्य धातु हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चोर्यति आपका बनेगा चुर धातु से, चुर धातु से आपका बनेगा चोर। ठीक है, उम्मीद आपको सबकी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा भव शब्द रूप है। जो आपका ये भव जो बना है ये शब्द रूप किसका है? भू धातु का है। भू देखिए धातु सभी में एक सी दी है, ये प्रश्न आपका BTC 2016 में आया है, सभी में धातु सेम दी है। तो यानी ये उत्तर तो ठीक है कि हमारा जो भव शब्द है वो हमारा भू धातु से बना है, भवती, भवता, भवंती टाइप से भू धातु से बना है। लेकिन ये मध्यम पुरुष का है, उत्तम पुरुष का है, या प्रथम पुरुष या फिर मध्यम पुरुष बहुवचन का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भव के आप सभी को रूप याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द रूप हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, वो आप जरूर याद करें। तो भव जो है आपका भू धातु का है, वो भी उत्तम पुरुष का। भवती, भवता, भवंती, इस तरीके से जो आपको रूप तो बनते हैं वो आपका भू धातु का और उत्तम पुरुष एक वचन रहेगा। नेक्स्ट है आपका धनम में कौन सा लिंग है। तो आप सभी को जानकारी हो कि धनम में आपका पुल्लिंग रहेगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं निम्न शब्दों की संस्कृत बनाओ। तो अब यहाँ पर आपको शब्द कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं को हमने दृष्टि में रखा है। तो आपका मूछ है, ऊँट है, भैंस है और हड्डी है। तो आप ध्यान रखिएगा, मूछ जो है आपके शरीर के जो एक पार्ट है उसमें से आ गया, ऊँट जानवरों में से, भैंस भी, और हड्डी आपकी वो भी शरीर में से आएगा। तो मूछ को आप ध्यान रखिएगा, चाहे नोट कर लीजिएगा, मूछ को कहते हैं आपका श्मश्रु। ठीक है, मूछ आपका रहेगा श्मश्रु। ठीक है, ऊँट, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ऊँट जो आपका रहेगा वह आपका होगा उष्ट्रः। क्या रहेगा आपका? ऊँट आपका उष्ट्रः रहेगा। अगला जो आपका है इसके बाद भैंस। भैंस का सभी जानते होंगे, बहुत छोटे से पढ़ते होंगे। भैंस का होता है महिषी, महिषी। ठीक है, ये वाला शाह रहेगा महिषी। और लास्ट जो आपका है हड्डी, हड्डी भी आप सभी जानते हैं, हड्डी का आपका रहेगा अस्थि। ठीक है, अस्थि। तो ये आपके चारों शब्दों की संस्कृत रहेगी। मूछ का आपका रहेगा श्मश्रु। ठीक है, इसे हो सकता है आप उच्चारण इसका कुछ और भी करें, उच्चारण में गड़बड़ हो सकती है,
लेकिन ऊँट को हम यही कहते हैं श्मश्रु, ठीक है। और ऊँट आपका उष्ट्रा, भैंस महिषी, हड्डी, अस्थि। फिर कह रहे कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी ने कारक पढ़ रखी है, इस डेफिनेशन जरूर पढ़ ले। कारक में से एक प्रश्न जो है आता ही आता है, कारक के चाहे प्रकारों के नाम लिखने को आ जाए, कारक किसे कहते हैं, सबके कारक का उदाहरण लिखो, सब प्रकारों के उदाहरण लिखो, इस तरीके से। तो ये आपका प्रश्न कारक में से रहेगा। 15, 18, 14 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हमने गिनती से रिलेटेड एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसमें हमने गिनती बहुत शॉर्ट तरीके से बताई हैं कि आपको केवल और केवल 10 गिनतियाँ याद करनी है, बाकी आपको सारी याद हो जाएंगी। वो 10 गिनती कौन सी हैं, वो हैं आपकी राउंड फिगर वाली 10, 20, 30, 40, 50, बाकी 60, 70, 80, 90, 100 तक। बाकी बीच की आपको सब अपने आप बनाना हमने सिखाई हैं और आप बहुत आसानी से बना भी सकते हैं, बनाकर भी देखिएगा, ठीक है। कैसे बनाना है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको गिनती बहुत आसान तरीके से सीखने को वहाँ मिलेंगी। फिर कह रहे हैं कि क्रीड धातु लट लकार के रूप, तो अभी मैंने बताया आपको कुछ धातु हैं जिनके रूप आपको जरूर याद रखने होंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता दूं, ये जो आपका लकार होते हैं उनको ध्यान से नोट कर लीजिए। लट लकार जो होता है आपका, वो प्रेजेंट टेंस को बताता है, यानी प्रेजेंट टेंस के रूप पूछ रहा, वर्तमान काल, ध्यान रखिएगा। लट लकार आपका वर्तमान काल को बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका लंग लकार, जो आपका लंग लकार होता है, ये आपका पास्ट टेंस को बताता है, यानी भूतकाल को शो करता है, यानी इसमें भूतकाल के रूप चलेंगे। तीसरा जो आपको होता है वो होता है लिरिट लकार। क्या होता है, लिरिट लकार, ये आपका भविष्यत काल को बताता है। तो ये आपके शब्द रूपों से रिलेटेड बात थी। तो क्रीड धातु के लट लकार के यानी वर्तमान काल के आपको रूप लिखने हैं, और वर्तमान पे आपका आप जानते क्या चलते, क्रीडति, क्रीडता, क्रीडंती, क्रीडसी, क्रीडता, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडाव, क्रीडाओ। तो ये आपको रूप बस लकार का ध्यान रखना होगा। लट लकार आपकी वर्तमान काल है, लंग लकार आपकी भूतकाल है, और लिरिट लकार आपकी भविष्यत काल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हितम मनोहारी वचा दुर्लभा। देखिए सूक्ति में से आपके कई बार प्रश्न आते हैं, सूक्ति का अर्थ लिखने को आ जाता है, ये सूक्ति किस महाकाव्य से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये सूक्ति इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हमने इसमें रखी है प्रश्न पत्र में। आप इस तरीके की और सूक्तियाँ पढ़ सकते हैं। तो हितम मनोहारी वचा दुर्लभा, हितम का मतलब हितकारी, मनोहारी मन को हरने वाले, हित करने वाले और मन को हरने वाले जो वच माने वचन है वो दुर्लभ है, वो मिलना आजकल क्या है, वो बहुत ही दुर्लभ है। तो हित करने वाले और मन हरने वाले मनोहारी वचन दुर्लभ है। फिर क्वेश्चन है भविष्य काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि लट लकार, लिरिट लकार और लंग लकार। इसका उत्तर आप खुद ही देंगे भविष्यत काल के लिए कौन सा रहेगा। आगे हम बात करते हैं अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। तो आप जानते हैं अनुकरण का मतलब है किसी को फॉलो करना, सस्वर का मतलब स्वर के साथ वाचन करना। तो ये आपकी परिभाषा आपको याद करनी है, या आप इसको जरूर याद करिएगा। संधि किसे कहते हैं ये भी आपकी परिभाषा में चाहिए। अगर आप संधि भी बहुत आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से ट्रिक के द्वारा और एक बार में समझने की दृष्टि से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, ज़रूर देखें। और उससे मैं ये दावा करता हूँ एक बार में आपको संधि समझ में आ जाएगी। फिर है अगला प्रश्न, इनके संस्कृत अनुवाद करें। तो संस्कृत अनुवाद में आप ये ध्यान रखिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है, कर्ता, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपकी जो कैसे क्रिया हो रही होगी वो बदलनी होगी। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है वह, यानी सह, तो आपको एक वचन के प्रथम पुरुष का यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर आ जाता है वे दोनों तो द्विवचन, फिर ते के लिए बहुवचन रहेगा। देखिए हम अनुवाद पर भी एक वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं और उम्मीद है आपको उससे अनुवाद समझ में आएगा। तो अनुवाद में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो आपके लकार के जो वचन हैं उनका यूज़ करना होगा। पहला है गुरु जी को नमस्कार। तो आप ध्यान रखिए, ये कुछ ऐसे स्टैंडर्ड हैं जो पूछे जा सकते हैं, उनको आपको इनमें याद भी रखना चाहिए। तो पहले का हो जाएगा गुरुवे नमः, क्या हो जाएगा, गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार। नेक्स्ट आपका गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ अलग होने का सेंस है, हिमालय से अलग होती निकलती है, तो क्या हो जाएगा, गंगा हिमालयात, हिमालयात, क्योंकि आपने जो आपके कारक पढ़े होंगे तो उसमें अलग होने के सेंस में ये लगता है। और प्रभवती, ठीक है, निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती। शेर जंगल में घूमता है, तो सिंह वने भ्रमति, सिंह विने भ्रमति। और लास्ट है राम ने पत्र लिखा, तो ये आपका पास्ट टेंस का हो गया था, रामा पत्र अलिखत, ठीक, इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है भूतपूर्व का समास विग्रह क्या होगा। तो भूतपूर्व का जो आपका समास विग्रह होगा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आया है, आपकी यूपी टेट परीक्षा से भी ये बिलोंग करता है, इसमें भी आ चुका है। तो उसका हो जाएगा पूर्वा भूता, भूतपूर्व का समास विग्रह हो जाएगा पूर्वा भूता, जो आपका अव्ययीभाव समास होगा।
फिर है उष्म और अंत्यस्थ वर्णों का प्रत्याहार कौन सा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्याहार, देखिए प्रत्याहार आपने पढ़े थे जो माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहारों का उदय हुआ था, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र जो थे उनसे प्रत्याहार बने थे। या तो आप माहेश्वर सूत्र याद कर लीजिए, 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इजीली याद हो जाएंगे। वरना आप ये याद रख सकते हैं, ऊष्म वर्णों के लिए जो प्रत्याहार है, ऊष्म वर्णों के लिए जो प्रत्याहार है वह आपका रहेगा शल। शल ऊष्म, जो शल का मतलब है श, श, सा और हा। तो शल में कौन कौन से आते हैं, श, श, सा, हा, यही आपके ऊष्म कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका अंतस्थ वर्ण होगा, तो अंतस्थ का आप ध्यान रख लीजिएगा, यण प्रत्याहार है। कौन सा प्रत्याहार है, यण, यानी य, व, र और ल, ये चारों यण के अंतर्गत आते हैं। तो उसके लिए शल है और अंतस्थ के लिए यण है। फिर है षट सप्तति का अर्थ क्या है, तो गिनती मैंने अभी आपको सिखाई है। षट सप्तति कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए हमें पीछे से शुरू करना है। सप्तति कहते हैं 70 और षट कहते हैं 6 को। 70 + 6 कितना हो जाएगा, 76, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य, तो ये आप ध्यान रखिएगा, संस्कृत भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य लगभग सभी शिक्षण के आपको याद होने चाहिए, चाहे गणित शिक्षण है, हिंदी शिक्षण है, तो इन उद्देश्यों को भी आप याद करेंगे। तो अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको इसी तरीके से मॉडल पेपर प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।